हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आगाज़ इंस्टीट्यूट में। आज विज्ञान का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां। जो यूनिट 7 हैं प्रीलिम्स में, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में यूनिट 7 का ये टॉपिक नंबर 2 है। इससे पहले जो टॉपिक था हमारा भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां, तो अब हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, वो हमने कंप्लीट किया और उससे संबंधित नोट्स भी आपको मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां। अब देखो स्टूडेंट, एक बात को ध्यान रखना, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न परीक्षा में आए हैं आज तक, या अभी जो पिछले साल ये सिलेबस में ऐड हुआ, या उससे पहले भी इससे रिलेटेड जो टॉपिक थे, तो जो प्रश्न इस टॉपिक से आए हुए हैं उनमें एग्जामिनर आपको वैज्ञानिक संस्थान का नाम देता है और पूछता है इसकी स्थापना कब हुई, वैज्ञानिक संस्थान का नाम देता है और पूछता है इसका मुख्यालय का क्या है, या फिर वैज्ञानिक संस्थान से जुड़ी जो कुछ उपलब्धियां हैं जो उस वैज्ञानिक संस्थान ने हासिल की हैं, उन उपलब्धियों के विषय में प्रश्न परीक्षक करता है। तो आज की इस क्लास में हम इन सारे ही एंगल को कवर करते हुए बहुत अच्छे से इन सारे ही संस्थानों को कवर करेंगे। जो आपको मोबाइल एप्लीकेशन में नोट्स मिलेंगे, नोट्स में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इससे भी ज़्यादा डेटा आपको नोट्स में मिल जाएगा। मतलब जो लोग एडिशनल पढ़ना चाहते हैं, कुछ चीज़ें एडिशनल देखना चाहते हैं, तो नोट्स में कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स एडिशनल भी अवेलेबल हैं जो आपको नोट्स में मिलेंगे। ठीक है, नोट्स मोबाइल एप्लीकेशन में उपलब्ध हैं। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों की। तो भारत का जो सबसे प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है उसका नाम है इसरो। ठीक है, इसरो आप सब जानते हैं भारत का प्राउड है, ये भारत का गर्व है ना, प्राइड ऑफ इंडिया। भारत इस पर गर्व करता है। आज इसरो सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व में भी अपनी एक अनोखी, एक अनूठी पहचान बना चुका है ना। हर बंदा विश्व में जो विज्ञान से रिलेटेड है वो इसरो के विषय में जानता है कि इसरो क्या है। इसरो जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। हालांकि इसरो की स्थापना वर्ष 1962 में इनको स्पार के रूप में हुई थी, है ना। मतलब आप यूं बोल सकते हो कि इसरो का जो पहला, मतलब इसरो का जो पुराना नाम था वो इनको स्पार था, है ना, इनको स्पार था। इनको स्पार का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इंडियन नेशनल कमिटी ऑफ स्पेस रिसर्च, है ना, इंडियन नेशनल कमिटी ऑफ स्पेस रिसर्च, जो कि 1962 में ये बनी थी, है ना। जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से, उनके नेतृत्व में 1962 में इसको स्थापित किया गया था। विक्रम साराभाई का इसमें बहुत योगदान था। अब क्या हुआ कि वर्ष 1969 में इनको स्पार को एक प्रकार से हम यूं बोल सकते हैं कि इसे वाइंड अप करके या इसी को एक्सटेंड करके एक नया संस्थान बना जिसका नाम था इसरो, जो कि 15 अगस्त 1969 को स्थापित हुआ। तो बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि इसरो ने इनको स्पार की जगह ली। मतलब जो इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च थी, उसी कमेटी का स्थान इसरो ने लिया, इसलिए इसरो का पुराना नाम इनको स्पार था। तो अगर एग्जामिनर पूछे कि इसरो का पुराना नाम क्या था, तो इनको स्पार 1962 में बना था, या इसरो की स्थापना कब हुई, तो 1969 में, क्योंकि 1969 से पहले, 15 अगस्त 1969 से पहले इसरो नामक कोई संस्थान नहीं था। ये संस्थान अस्तित्व में ही 15 अगस्त 1969 को आया। उससे पहले जो इसरो वाला काम अगर कोई संस्थान करता था तो वो इनको स्पार करता था। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में है। और अगर हम इसरो की प्रमुख उपलब्धियां देखें, जो हमारा सिलेबस भी है ना, कि वैज्ञानिक संस्थानों की उपलब्धियां, तो इसरो की अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो इसरो की जो पहली उपलब्धि वह है आर्यभट्ट का लॉन्च। आर्यभट्ट को 1975 में लॉन्च किया, जो कि भारत का पहला उपग्रह था। हालांकि हमने इसे सोवियत संघ, वर्तमान में सोवियत संघ अर्थात कि रूस, है ना, रूस पहले सोवियत संघ हुआ करता था। ठीक है, तो भारत का पहला उपग्रह जिसे रूस या सोवियत संघ की सहायता से भारत ने लॉन्च किया था। मतलब सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक व्हीकल की आवश्यकता पड़ती है, व्हीकल की आवश्यकता पड़ती है, कुछ ऐसे वाहनों की आवश्यकता पड़ती है जिनके माध्यम से सैटेलाइट को जो है वो लॉन्च किया जाता है। भारत के पास उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इसलिए भारत ने रशिया की मदद ली, सोवियत संघ की मदद ली, और सोवियत संघ के जो व्हीकल थे
उन पर हमने हमारा सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया। सैटेलाइट बनाया था हमने, परंतु लॉन्च हमने किया सोवियत संघ की मदद से। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, तो आगे भारत ने भी अपने SLV और PSLV बना लिए, मतलब अब हमने हमारे खुद के वाहन डेवलप कर लिए। SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो मतलब जिन व्हीकलों की आवश्यकता पड़ती है सैटेलाइट लॉन्च करने में, हमने हमारे खुद के वो डिजाइन किए, मतलब स्वदेशी लॉन्च वाहनों का हमने विकास कर लिया। ये भी इसरो की उपलब्धि है ना। PSLV का फुल फॉर्म, SLV का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। और जैसे ही हमने इन लॉन्च व्हीकल का निर्माण किया, उसके पश्चात भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में कहीं नहीं रुका और भारत नित नए नए आयाम स्थापित करता गया, है ना। और भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक वैश्विक पहचान बनाई। चलिए, फिर भारत की एक और उपलब्धि है चंद्रयान मिशन। ठीक है, चंद्रमा के लिए भारत ने टोटल 3 मिशन भेजे अब तक। पहला था चंद्रयान 1 जो कि 2008 में लॉन्च हुआ था। ये मिशन सफल रहा। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर पहुंचना नहीं था। चंद्रयान फर्स्ट का उद्देश्य था चंद्रमा के चारों ओर, जो चंद्रमा का ऑर्बिट है, चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करना, चंद्रमा की कक्षा में सैटेलाइट को स्थापित करके चंद्रमा के फोटो खींचना, चंद्रमा के बारे में जानकारियां जुटाना। भारत इसमें सफल रहा। फिर भारत ने दूसरा जो प्रयास किया कि भाई अब हम चंद्रमा के ऊपर लैंड करेंगे, अब हम चंद्रमा के ऊपर पहुंचेंगे। तो चंद्रयान 2 वो मिशन था जो 2019 में लॉन्च हुआ था, जिसका उद्देश्य था चंद्रमा की सतह पर भारत अपनी मशीनें उतारता, भारत चंद्रमा की सतह पर उतरता, है ना, ह्यूमन के रूप में नहीं, मशीनों के रूप में। तो भारत जो था वो चंद्रमा की सतह पर उतरता, ये उद्देश्य था। परंतु किन्हीं कारणों से यह मिशन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। पूर्ण रूप से सफल का मतलब कुछ हद तक तो ये सफल हुआ, परंतु पूर्ण रूप से ये सफल नहीं हो पाया। ठीक है, परंतु फिर 2023 में हमने पुनः प्रयास किया, है ना, ट्राई अगेन, फिर से हमने ट्राई किया, हमने हमारी गलतियों को सुधारा और चंद्रयान 3 2023 में हमने लॉन्च किया और जो सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतरा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यह हमारा मिशन उतरा। और ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश बना, क्योंकि इससे पहले चंद्रमा पर जो भी देश पहुंचे हैं वो दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंचे हैं, मतलब चंद्रमा के उस हिस्से पर नहीं पहुंचे जो हमें पृथ्वी से नहीं दिखाई देता, जबकि हमारा यह मिशन उस हिस्से पर पहुंचा जो हमें पृथ्वी से नहीं दिखाई देता, है ना, जो डार्क साइड है चंद्रमा की, वहां पर हमने इस मिशन को उतारा। ठीक है, उसके बाद भारत की एक और उपलब्धि है अंतरिक्ष के क्षेत्र में मंगलयान। 2013 में हमने इसको लॉन्च किया था। इसका फुल फॉर्म मतलब मंगलयान को जो है हम मार्स ऑर्बिटर मिशन अर्थात कि मोम के नाम से भी जानते हैं, ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन 2013 में हमने लॉन्च किया था और इसने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया, उसके ऑर्बिट में प्रवेश किया, मतलब मंगल ग्रह पर नहीं पहुंचा, उसके आसपास जो उसका ऑर्बिट है, कक्षा है, उसमें ये पहुंचा। इसे बहुत कम बजट में हमने तैयार किया था, जिससे भारत पहला ऐसा देश बना जिसने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंच बनाई। मतलब हम पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में अपने सैटेलाइट को स्थापित करने में सक्षम हो गए और ऐसा करने वाला भारत जो है वो पहला देश बना। उसके अलावा गगनयान मिशन, है ना, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसके तहत हम मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाएंगे। ये भविष्य में लॉन्च किया जाएगा। सफल व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण, मतलब हम इसरो जो है, हम कई विदेशी उपग्रहों को भी हम कम लागत में सफलतापूर्वक लॉन्च हम कर रहे हैं। जैसे हम हमारे आर्यभट्ट को लेकर गए थे रशिया और वहां जाकर हमने उसको लॉन्च किया था, ऐसे ही भारत आज इतना सक्षम बन चुका है अंतरिक्ष के क्षेत्र में कि आज हम विदेशी उपग्रहों को यहाँ से लॉन्च करते हैं। और विदेशी हमारे यहाँ आकर उपग्रहों को लॉन्च करवाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि हम जो है मतलब बहुत कम पैसे में, कम बजट में, कम खर्चे में उनके उपग्रहों को जो है हम लॉन्च कर देते हैं। अभी कुछ साल पहले ही आपने देखा होगा भारत ने एक साथ 104 उपग्रहों को लॉन्च किया था, जिसमें सऊदी अरब और बाकी अन्य देशों के भी उसमें उपग्रह थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें इसरो के प्रमुख केंद्रों की कि भाई इसरो के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ पर हैं। तो इसरो का एक केंद्र है ना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा में है और ये प्रमुख लॉन्च पैड है। यहाँ से सारे के सारे रॉकेट
सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं। एक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये तिरुवनंतपुरम में है, ये एक लॉन्च वाहन प्रौद्योगिकी का विकास केंद्र है। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क, ये बेंगलुरु में है। ये सारे मिशन को यहाँ से नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, परीक्षक यहाँ से प्रश्न आपसे करेगा और जब भी ये प्रश्न होंगे आपको उनका जवाब अच्छे से देना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं इसरो की भविष्य की योजनाओं के। इसरो की भविष्य की योजनाएं क्या है? तो इसरो की यदि हम भविष्य की योजनाएं देखें तो पहला तो है गगनयान के तहत मानव को अंतरिक्ष में भेजना। मतलब हमारे इसरो अब जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है वो प्रोजेक्ट है मानव को अब अंतरिक्ष में भेजना। मशीनें हमने अंतरिक्ष में भेज दी, चंद्रमा के ऊपर हमने मशीन उतार दी, अब हम मानव को उतारेंगे चंद्रमा पर, मानव को उतारेंगे अन्य अंतरिक्ष में अन्य स्थानों पर। ठीक है, तो ये इसरो की भविष्य की योजना है। अभी हाल ही में इसरो ने एक और सैटेलाइट लॉन्च किया, उस पर मैं एक विशेष क्लास लूंगा, है ना, और उस पर मैं आपको बताऊंगा, है ना, तो वो हम वहाँ कवर करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको इंक्लूड नहीं किया। अभी हाल ही की एक उपलब्धि है इसरो की। चलिए, शुक्र ग्रह और सूर्य के लिए आदित्य L1 के लिए इसरो ने मिशन लॉन्च किए, जिन पर अध्ययन के लिए आगे और भी मिशन जो है वो लॉन्च करेगा, है ना। शुक्र ग्रह पर मिशन लॉन्च करेगा, सूर्य पर मिशन लॉन्च किया गया जिसका अध्ययन करके आगे और भी भविष्य में ऐसे मिशन लॉन्च किए जाएंगे। अंतरिक्ष पर्यटन और चंद्रमा पर भविष्य की खोज, ये भी इसरो की भविष्य की योजनाओं में शामिल है। चलिए अब हम बात करते हैं भारत के दूसरे प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान की नाम है जिसका भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। स्थापना हुई 1909 में, मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका में। भारत का प्रमुख उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थान है। यह संस्थान विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में उन्नत अध्ययन और अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत का MIT भी कहा जाता है। MIT विश्व का एक बहुत प्रमुख संस्थान है विज्ञान के क्षेत्र में, और ये भारत का संस्थान है IIS जो साइंस के क्षेत्र में उन्नत है, इसलिए हम इसको भारत का MIT भी बोलते हैं। तो कभी प्रश्न करें भारत का MIT किसे कहा जाता है? भारतीय विज्ञान संस्थान को। ठीक है, अब देखो इसकी स्थापना के विषय में यदि हम कुछ फैक्ट्स पढ़े तो इसकी स्थापना 1909 में उद्योगपति जमशेदजी टाटा, मैसूर के महाराजा और भारत सरकार के सहयोग से हुई थी। अब बच्चे प्रश्न करेंगे सर 1909 में स्थापना हुई, जबकि जमशेदजी टाटा तो 1909 से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो फिर जमशेदजी टाटा ने कैसे स्थापना कर दी? तो देखो मैं बताता हूँ आपको कि जमशेदजी टाटा ने स्थापना की, उससे मतलब ये है कि इस संस्थान के स्थापना के लिए प्रयास कई सालों से चल रहे थे। तो जो कई सालों से प्रयास किए जा रहे थे उन प्रयासों में जमशेदजी टाटा के भी प्रयास शामिल थे, लेकिन जब तक ये स्थापित हुआ उससे पहले जमशेदजी टाटा की जो है वो मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन उनके संस्थापकों में जमशेदजी टाटा का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाना था। IIS की स्थापना स्वामी विवेकानंद और लॉर्ड कर्जन का भी योगदान माना जाता है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो थे उस समय भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, है ना, वायसराय थे, और स्वामी विवेकानंद आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े विद्वान थे, एक युवाओं का चेहरा थे, और ये भी चाहते थे कि भाई भारत में ऐसे वैज्ञानिक संस्थान बने जिससे हमारा भारत जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की करे। हमारे भारत के हमारे जो महान पुरुष थे, जो पूर्वज थे हमारे, उन्होंने ये चीज़ अच्छे से भांप ली थी कि आगे आने वाला युग विज्ञान का है, आगे 2 साल बाद विज्ञान ही सब कुछ होगा। तो इसलिए आप देखिएगा, चाहे इसरो हो, चाहे IISc हो, और भी आगे हम संस्थान देखेंगे, तो देश जैसे ही आज़ाद हुआ, उस आज़ादी के शुरुआती सालों में ही भारत में कई सारे वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना का काम शुरू हो गया। बहुत सारे संस्थान ऐसे भी हैं जो भारत की आज़ादी से पहले ही स्थापित होना शुरू हो चुके थे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ये भांप लिया था कि आगे आने वाला युग विज्ञान का ही है। तो आज देखो भारत विज्ञान के क्षेत्र में कितना आगे निकल चुका है। आज इसरो नासा को टक्कर देने वाला संस्थान है। हालांकि इसरो और नासा में बहुत ज़्यादा अंतर हम कहेंगे, लेकिन फिर भी इसरो जिस गति से बढ़ रहा है एक दिन वो नासा से आगे ज़रूर निकलेगा, है ना। मतलब नासा भी इसरो से राय लेगा कि भाई बताओ कैसे मिशनों को हम लॉन्च करें। उसके अलावा आप हमारे IITs देखिए,
है ना। कितने सारे विश्व में, मतलब आईआईटी में पढ़े हुए बच्चों की कितनी डिमांड है विश्व की कंपनियों में, है ना। अमेरिका की कंपनी भी डिमांड करती है कि भारत के आईआईटी से पढ़ा हुआ बंदा हमें मिल जाए। तो आप समझ सकते हैं भारत के वैज्ञानिक संस्थान जो हमने उस समय स्थापित किए, आज विश्व में किस प्रकार की पहचान बनाए हुए हैं। ठीक है, तो लॉर्ड करचन, स्वामी विवेकानंद, इनका भी काफी योगदान रहा इसे स्थापित करने में। अगर हम इसकी प्रमुख उपलब्धियों को देखें स्टूडेंट, तो इसकी प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो वैज्ञानिक अनुसंधानों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के शोधार्थियों ने उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के विकास में इसके वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इसरो से पहले ही स्थापित हो चुका था। तो इसके जो वैज्ञानिक थे उनका बहुत बड़ा रोल है इसरो की स्थापना में। मतलब आप इसे इसरो का एक प्रकार से इसे नींव बोल सकते हो कि इसरो की नींव जो पड़ी है उसमें इस आईआईएस के वैज्ञानिकों का बड़ा योगदान है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग की यदि हम बात करें तो आईआईएससी को अक्सर दुनिया के शीर्ष अनुसंधान संस्थानों में स्थान मिलता है। 2023 में इसे यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय चुना गया। ठीक है, तो 2023 की यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इसे भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो है वो चुना गया। पेटेंट और नवाचार, इसने सैकड़ों पेटेंट प्राप्त किए, मतलब कुछ ऐसे काम किए जिनके विशेष पेटेंट इनके पास है, और कई प्रौद्योगिकियां विकसित की जो औद्योगिक और सामाजिक विकास में उपयोगी हैं। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन में इसका योगदान है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, है ना, आईआईएससी ने सुपर कंप्यूटर, सीडेक, परम प्रोजेक्ट और डेटा एनालिटिक्स में योगदान दिया। आज जो हम सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं, आज हम इन क्षेत्रों में भारत को जो अग्रणी बताते हैं, उसमें इस संस्थान का बहुत बड़ा योगदान है। कोविड-19 अनुसंधान जैसे टीके, निदान किट, महामारी विज्ञान के मॉडल पर शोध करने में इस संस्थान का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख बातें हुई इस संस्थान से संबंधित। अब हम बात करते हैं तीसरा संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, आईआईटी जिसका शॉर्ट फॉर्म है। तो आईआईटीज जिनकी स्थापना भारत में 1950 में हुई, मुख्यालय विभिन्न राज्यों में है जहां पर आईआईटीज हैं, जैसे आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की आदि। भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग शिक्षा के प्रमुख संस्थान हैं ये। इन्हें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। आईआईटीज वैश्विक स्तर पर अपनी उत्कृष्ट शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के लिए जाने जाते हैं। जो बच्चे आईआईटी में पढ़ते हैं उनकी डिमांड अमेरिका का भी कोई अगर मान लीजिए कोई साइंस से रिलेटेड कोई कंपनी है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई कंपनी है और उस कंपनी को एम्प्लॉय हायर करना है, तो वो भी मांग करता है कि यार भारत के आईआईटीज में पढ़े हुए बच्चे उसे मिल जाए, है ना। तो सोचिए ये इसकी जो एक प्रकार से क्रेडिबिलिटी है वो कितनी है विश्व में। ठीक है, आईआईटीज उत्कृष्ट अनुसंधान और नवाचारों के लिए फेमस है। चलिए, स्थापना और इतिहास की बात करें तो पहला आईआईटी वर्ष 1951 में आईआईटी खड़गपुर के रूप में स्थापित किया गया था। तो अगर प्रश्न करें कि पहला आईआईटी कौन था, तो आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर पहला आईआईटी। आईआईटी अधिनियम 1961 में इसे संसद द्वारा आईआईटी अधिनियम पारित किया गया, जिससे आईआईटी को स्वायत्त संस्थान का दर्जा मिला। मतलब ये अब किसी के अधीन नहीं होगी, ये एक स्वायत्त संस्थान होगी आईआईटी। ठीक है, वर्तमान संख्या, वर्तमान में भारत में 23 आईआईटीज हैं जो विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। स्थापना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और उन्नत तकनीकी क्षमताओं से संपन्न बनाना, क्योंकि किसी भी देश की रीढ़ वहां का युवा है। युवा पढ़ा लिखा होगा तो वो देश तरक्की करेगा, युवा अगर अनपढ़ होगा तो वो देश तरक्की नहीं कर सकता। हम जैसे पाकिस्तान और भारत, ये दोनों एक ही समय पर आज़ाद हुए, तो हम कई बार इन दोनों देशों की तुलना करके देखते हैं कि यार आज पाकिस्तान कहाँ है और भारत कहाँ है। तो जब हम इन दोनों देशों की तुलना करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यार पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के मामले में
विज्ञान के मामले में कुछ भी इस प्रकार की चीज़ें नहीं हुई जिसे पाकिस्तानी लोग गर्व कर सकें कि भाई हमारे देश ने मतलब साइंस में या वैज्ञानिक क्षेत्र में हमने इतना कुछ किया। पाकिस्तान पूरी तरीके से दूसरे देशों पर ही हर प्रकार से निर्भर है वो। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने हमें ऐसे कई सारे मौके दिए हमें, जिनसे भारत पर हमें गर्व हुआ कि यार हमें भारतीय होने पर गर्व हुआ, है ना। इस ऐसे कई सारे मौके दिए। तो उसके पीछे का कारण है ये IITs, IIS या इसरो, इस प्रकार के संस्थान। क्योंकि IIT देखो, IIT की स्थापना के पीछे हमारे जो इन IITs के जो संस्थापक और उस समय के जो नेता वगैरह जो भी उस समय के लोग रहे हैं, उनका जो सपना था वो यही था कि भाई जब हम यूथ को एक अच्छा नॉलेज देंगे, जब हम यूथ को एक अच्छी वैज्ञानिक शिक्षा देंगे, तो यूथ जो है वो मतलब हम एक ऐसी यूथ तैयार करेंगे जो वैज्ञानिक सोच रखेगी, जो एक रिसर्च वाला माइंड रखेगी, है ना। और हम दुनिया में जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है उसी प्रकार की शिक्षा जब हमारी यूथ को देंगे तो हमारी यूथ आगे बढ़ेगी, और यूथ आगे बढ़ेगी तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। और हुआ भी यही, है ना, कि IITs, IIM, है ना, इस प्रकार के संस्थान बने, जिन संस्थानों की वजह से क्या हुआ कि यूथ को ऐसी शिक्षाएं मिली, ऐसी वैज्ञानिक शिक्षाएं मिली कि हमारे देश के युवाओं ने अमेरिका की में कोई बच्चा पढ़ रहा है, लंदन में कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसको हमारे देश के युवाओं ने टक्कर दी तकनीकी के मामले में, शिक्षा के मामले में। और यही कारण है कि आज सुंदर पिचाई जो गूगल का CEO है वो भारत के IIT में पढ़ा हुआ है ना। वो भारत के IIT में पढ़े हुए हैं सुंदर पिचाई, जो कि हमारे भारत का एक गर्व है। इन IITs का एक एलुमनाई है ना, कि भाई गर्व करते हैं कि भाई सुंदर पिचाई IIT का स्टूडेंट रहा है और आज गूगल का CEO है। गूगल जो पूरा विश्व गूगल पे ही टिका हुआ है ना। गूगल के पास सबका डेटा है। अभी एक थोड़े दिन पहले एड देखा था ना कि गूगल में कोई नौकरी निकली है तो भी कहा गया कि भाई तुम तो आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी जानकारी तो हमारे पास ऑलरेडी है ना। कोई आपको बायोडाटा वगैरह या CV वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप क्या सर्च करते हो, क्या देखते हो, क्या पढ़ते हो, क्या बोलते हो, सब जानकारी हमारे पास है। तो गूगल पे ही सब कुछ टिका हुआ है आज, समझ सकते हैं आप, है ना। और उस गूगल का CEO एक भारतीय है, हमारी इन IITs में पढ़ा हुआ व्यक्ति है। तो सोचो ये कितने गर्व की बात है। तो इनकी स्थापना के पीछे का जो श्रेय है या जो उद्देश्य है वो यही है कि हम भारत को तकनीकी मामले में आत्मनिर्भर बनाएं और उन्नत तकनीकी क्षमताओं से हम भारत को लेस करें, भारत को संपन्न बनाएं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देख भी सकते हो उद्देश्य, IIT की उद्देश्य के पीछे, मतलब IIT की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना, हम बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दें, एक ऐसी यूथ तैयार करें जो उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करे, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिले, उद्योग, सरकार और समाज के लिए तकनीकी समाधान विकसित हो, वैश्विक वैज्ञानिक और तकनीकी समुदाय में भारत की उपस्थिति मजबूत हो। ठीक है। अब देखो IITs की यदि हम सूची की बात करें कि भारत में कितने और कहाँ कहाँ IIT हैं, तो टोटल 2023 तक 23 IIT हैं। उनमें कुछ प्रमुख: IIT खड़गपुर 1951 में बना, IIT बॉम्बे 58 में, IIT मद्रास 59 में, IIT कानपुर 59 में, IIT दिल्ली 61 में, IIT गुवाहाटी 1994 में, IIT रुड़की 2001 में। अन्य नए कुछ IITs हैं जो इनके बाद बने। स्टार्टिंग में पहले ये 7 ही बड़े प्रमुख IIT हुआ करते थे, है ना। IIT कितने 7, लेकिन फिर धीरे धीरे IITs को एक प्रकार से विस्तृत किया गया इनकी रेंज को, और बहुत सारे IIT स्थापित हुए, जैसे हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद, पटना, इंदौर, भुवनेश्वर, मंडी, जोधपुर, गांधीनगर, रोपड़ और भी पलक्कड़ और भी अन्य स्थानों पर IITs की स्थापना हुई। ठीक है। IITs में अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसे वहाँ पर स्नातक में B.Tech मिलेगा। जैसे इंजीनियरिंग में बहुत सारे लोग B वगैरह करते हैं ना, वहाँ पर B नहीं, वहाँ पर आपको B.Tech मिलेगा स्नातक में। स्नातकोत्तर में आप M.Tech, MSc और PhD आदि कर सकते हो। ये सारे कार्यक्रम वहाँ पर उपलब्ध हैं। ठीक है। तो IITs का बड़ा योगदान है। अगर हम कुछ प्रमुख उपलब्धियों की बात करें, ठीक है, IITs की अगर हम कुछ प्रमुख उपलब्धियां देखें स्टूडेंट, तो देखो वैश्विक रैंकिंग, है ना।
आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में उच्च स्थान प्राप्त है। मतलब बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास इन आईआईटीज में विश्व में भी उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। स्टार्टअप संस्कृति, आईआईटीज के छात्रों और एलुमनाई, एलुमनाई का मतलब होता है वे बच्चे जो आईआईटी के पूर्व छात्र थे, ठीक है, ने कई सफल स्टार्टअप स्थापित किए जैसे फ्लिपकार्ट, जोमेटो और ओला। सोचो आईआईटी की ही सोच है ये फ्लिपकार्ट, जोमेटो और ओला, ठीक है। वैज्ञानिक और औद्योगिक योगदान, आईआईटीज के शोध और नवाचार ने भारत की तकनीकी और औद्योगिक प्रगति में योगदान दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें राष्ट्रीय मिशन में भागीदारी। जैसे हमारे जो राष्ट्रीय मिशन है जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान, इनमें आईआईटीज का बहुत योगदान है। तो भारत आज जो टेक्नोलॉजी के मामले में इतना आगे बढ़ रहा है उनमें आईआईटीज का बहुत बड़ा रोल है। एलुमनाई का योगदान, एलुमनाई मतलब होते हैं आईआईटीज के पूर्व छात्र। तो दुनिया भर में उच्चतम पदों पर एलुमनाई कार्यरत हैं। वे वैज्ञानिक हैं, उद्यमी हैं और वैश्विक नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। कुछ प्रमुख एलुमनाई हम देखें तो सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ हैं, रजत गुप्ता जो कि पूर्व एमडी हैं मैकिन्से के, अरविंद कृष्णा जो कि सीईओ हैं आईबीएम के, ठीक है। तो ऐसे कई सारे नाम हैं जो हमें आईआईटीज में मिलते हैं। हालांकि हम भारतीय जो है हमारे रग रग में टेक्नोलॉजी है ना, हमारे रग रग में जुगाड़ है। आपने देखा होगा ना, भारतीय कहीं नहीं रुकते हैं, अगर कहीं पर कुछ काम रुक रहा हो तो कुछ ना कुछ वो जुगाड़ कर ही लेते हैं। मतलब टेक्निकली हमारे माइंड बहुत स्ट्रांग है। और आईआईटीज जो ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हमारे यूथ को, यहाँ के बच्चों को, जिनकी वजह से आज विश्व में छाए हुए हैं भारतीय स्टूडेंट, जो एलुमनाई हैं वो ऐसे कई सारे उच्च पदों पर कार्यरत हैं, है ना। एक समय तो ऐसा था कि भाई ट्विटर, यूट्यूब सबके सीईओ आपको भारतीय ही मिलेंगे, है ना। तो आपने देखा होगा भारतीयों का माइंड जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत चलता है। अभी कुछ समय की घटना है, शायद 2021 की बात है, एक दिल्ली में एक 9 साल के बच्चे ने अपने घर के सारे मोबाइल हैक कर दिए, है ना। मतलब ये सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूँ। एक 9 साल की स्टूडेंट ने एक 9 साल के बच्चे ने अपने घर के 10-12 लोग उसके घर में जितने भी रहते थे, दादा दादी, पापा, चाचा चाची, उसने सबके मोबाइल हैक कर दिए। अब वो सबको मैसेज भेजता है, किसी को भी किसी के मोबाइल से मैसेज भेज देता है ना। जैसे दादा अगर छत पर घूम रहे हैं तो दादी के मोबाइल से मैसेज भेज देगा कि बुड्ढे जल्दी नीचे आ जा, ऊपर ही सोएगा क्या, है ना। ये सत्य कह रहा हूँ मैं, सेम इसी प्रकार के उसने मैसेज किए। दादा गुस्से में, यार ऐसा मैसेज कर रही है मुझे, नीचे आके देखा तो दादी तो चुपचाप सोई हैं और मोबाइल भी साइड में पड़ा है, और मोबाइल में देखा तो कोई मैसेज भी नहीं किया गया। तो ये क्या हो रहा है। अंकल के लिए कहीं लड़की देखने गए तो मैसेज कर दिया कि लड़की अच्छी नहीं है, मना कर देना। किसी के मोबाइल से मैसेज किया, जब आकर पूछा गया कि भाई जो व्यक्ति मेरे साथ बैठा है मैं उससे बात कर रहा हूँ और उसी के मोबाइल से मुझे मैसेज आ रहा है जबकि उसका मोबाइल मेरे सामने। सोचो 9 साल के बच्चे ने घर वालों का जीना ऐसे हराम कर दिया। घर वाले बाहर नहीं निकल पाते, घर वाले इतने डर के रहते कि भाई हम जो कुछ भी बोलते हैं पता नहीं क्या होता है, हमारे उस पर मैसेज आ जाता है ना, उसको ऑलरेडी पता चल जाता। लेकिन जब खोज हुई, तहकीकात हुई, तब पता चला कि भाई ये एक 9 साल के बच्चे का माइंड है और उसने घर के सारे मोबाइल जो हैं वो हैक कर लिए और सबको, वो किसी को भी किसी के मोबाइल से मैसेज भेज देता और सारी बातें वो किसी से कर लेता, जबकि उसके मोबाइल में कोई मैसेज नहीं। मतलब व्हाट्सएप पर मैसेज आपके नंबर से किसी के पास मैसेज चला गया जबकि आपकी व्हाट्सएप हिस्ट्री में वो मैसेज ही नहीं है, आपका मोबाइल साइड में पड़ा है जबकि आपके व्हाट्सएप से उसके पास मैसेज चला गया। ठीक है, सोचो 9 साल के बच्चे ने ऐसा दिमाग लगा लिया। तो भारत के तो खून खून में टेक्नोलॉजी है और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप देखिएगा आने वाले 20-25 साल में जो 2047 का हमारा विजन है ना, तो आप देखिएगा 2047 के उससे पहले ही भारत टेक्नोलॉजी के मामले में विश्व गुरु बन चुका होगा, है ना। टेक्नोलॉजी हम दुनिया को सिखाएंगे, ये आप मानकर चलिएगा। ठीक है, चलिए नंबर 4 जो संस्थान है वह है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, है ना। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। स्थापना 1911 में हुई, मुख्यालय है नई दिल्ली में। आईसीएमआर की स्थापना 1911 में भारतीय प्लेग आयोग के रूप में हुई थी। भारत में जब प्लेग की बीमारी फैली थी, एक महामारी फैली थी, प्लेग, गांव के गांव खाली हो गए थे उस समय, तो एक आयोग बनाया था भारत सरकार का, भारतीय प्लेग आयोग। ठीक है, और वही प्लेग आयोग आगे चलकर 1949 में, है ना, 1949 में यही प्लेग आयोग भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के रूप में कन्वर्ट हुआ, मतलब इसका नाम आईसीएमआर रखा गया।
भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये वित्त पोषित किया जाता है। ठीक है। इसके उद्देश्य और कार्यों की यदि हम बात करें तो इसका उद्देश्य है रोगों की रोकथाम और उपचार के लिए अनुसंधान करना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को वैज्ञानिक समर्थन प्रदान करना, जैव चिकित्सा और नैदानिक अनुसंधानों को बढ़ावा देना, संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों पर अध्ययन करना, स्वास्थ्य नीति निर्माण के लिए साक्ष्य आधारित अनुसंधान करना, नई दवाओं, वैक्सीन और तकनीकों का विकास करना, ये इसके प्रमुख कार्य हैं। अगर हम इसकी कुछ उपलब्धियों की बात करें, है ना, अगर हम इसकी कुछ उपलब्धियां देखें तो उपलब्धियों में कोविड-19 महामारी में योगदान है। ठीक है। RT-PCR किट का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो RT-PCR किट परीक्षण और कोविड टीकों का विकास ICMR के द्वारा किया गया। कोवैक्सीन ICMR ने बनाई, है ना, जो पूरी तरह स्वदेशी टीका है, जो ICMR और भारत बायोटेक के ही सहयोग से बनी थी। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाए गए, जैसे मलेरिया, तपेदिक, HIV एड्स और कैंसर जैसे रोगों के नियंत्रण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। चलिए, स्वदेशी उत्पादों का विकास, जैसे कुष्ठ रोग, डायरिया और पोलियो के खिलाफ प्रभावी उपाय किए गए। जीनोमिक अध्ययन, है ना, अनुवांशिक विकारों और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जीनोम प्रोजेक्ट्स, ये इसकी उपलब्धियां हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण, भारत में पोषण, स्वास्थ्य और जीवन शैली से संबंधित डेटा कलेक्ट करना, है ना, उन सब पे काम करना, ये सारी इसकी उपलब्धियां हैं। अगर हम कुछ प्रमुख संस्थान देखें जो ICMR के अधीन आते हैं, तो राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम एवं अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, ये सारे वे संस्थान हैं जो इसके अंतर्गत ही आते हैं। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र NCERT। ठीक है। चलिए, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT, लगभग सभी ने इसका नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, जरूर नाम सुना होगा NCERT का, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT स्थापना हुई थी 1961 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका क्या उद्देश्य है, तो देखो, ये भी एक भारत सरकार का स्वायत्त संगठन है जो स्कूली शिक्षा से संबंधित, कॉलेज वाली शिक्षा नहीं, ये भी याद रखेगा। NCERT जो है वो स्कूली शिक्षा तक ही सीमित है ना। ठीक है, महाविद्यालय में के लिए NCERT नहीं है। तो स्कूली शिक्षा से संबंधित नीतियां, अनुसंधान और पाठ्यक्रम विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। इसका उद्देश्य देश में स्कूली शिक्षा के मानकों को सुधारना और समग्र विकास सुनिश्चित करना। मतलब आप ऐसा समझ लें कि भाई भारत में बच्चों को क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, टीचर किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएगा, ये सब तय करता है NCERT, है ना। क्योंकि पढ़ना क्या है, पढ़ाना क्या है ना, ये सब भी तो तय करने वाला चाहिए। तो NCERT हमारे पाठ्यक्रम डिसाइड करता है। NCERT टीचर कैसे पढ़ाएगा, टीचर को ट्रेनिंग देता है, टीचर तय करता है, टीचर के लिए सारे मापदंड तय करता है NCERT। ठीक है। स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई। मुख्यालय श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली। संस्थापक भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय, है ना, जो HRD मिनिस्टर, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय है, इसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें प्रमुख कार्य और गतिविधियां। तो प्रमुख कार्य है पाठ्य पुस्तक निर्माण, है ना। NCERT की पाठ्य पुस्तकें जो मिलती है ना, उन सब का निर्माण करना। ये किताबें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE और अन्य राज्य बोर्ड द्वारा भी अपनाई जाती हैं। ठीक है। NCERT पाठ्य पुस्तकें तैयार करता है। इसका डेटा बड़ा सटीक होता है ना, सारी डिटेल में जानकारी होती है, इसलिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं वो भी इन्हें पढ़ते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का ढांचा, ठीक है, 1975, 88, 2000 और 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे को इसने विकसित किया। यह पाठ्यक्रम शिक्षण और मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। क्या पाठ्यक्रम होगा, कैसा शिक्षण होगा, कैसे उसका मूल्यांकन होगा, उस सब के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। शिक्षकों को प्रशिक्षण देता है। ठीक है। शैक्षिक अनुसंधान करता है कि भाई कैसे हम बच्चों को और अच्छे से एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है। शैक्षिक योजनाएं, विकास जो योजनाओं को ये विकसित करता है। राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण ये करता है ना। प्रकाशन और वितरण करता है। ये थोड़ा आप याद रखिएगा फैक्ट, ये महत्वपूर्ण है।
कौन सा, ये वाला। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के अलावा शिक्षकों और छात्रों के लिए पत्रिकाएं, है ना, जैसे इंडियन एजुकेशनल रिव्यू और अन्य अध्ययन सामग्री प्रकाशित करता है। तो एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है कि इंडियन एजुकेशनल रिव्यू नामक पत्रिका कौन सा संस्थान जारी करता है या प्रकाशित करता है, तो आपका उत्तर होगा एनसीईआरटी। ठीक है, प्रमुख संस्थानों की बात करें तो एनसीईआरटी के अंतर्गत 7 क्षेत्रीय संस्थान और कई अनुसंधान केंद्र हैं। 7 कौन कौन से, तो देखो, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान जो अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग में इनके केंद्र हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, जो ई लर्निंग के लिए काम करता है। ठीक है, अगर हम एनसीईआरटी की प्रमुख उपलब्धियां देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1986, 1992, 2020 को लागू करने में एनसीईआरटी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया कि भाई सबको शिक्षा मिले। सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत एनसीईआरटी ने शैक्षिक सामग्री पाठ्यक्रम में योगदान दिया। डिजिटल शिक्षा जैसे ई पाठशाला और दीक्षा पोर्टल, ये एनसीईआरटी के ही है ना, तो ये भी याद रखना है। ई पाठशाला और दीक्षा पोर्टल जो है वो छात्रों और शिक्षकों के लिए डिजिटल सामग्री प्रदान करते हैं, जो कि एनसीईआरटी के अपने पोर्टल हैं। तो छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल सामग्री प्रदान करने के लिए एनसीईआरटी ने कौन से पोर्टल बनाए, तो ई पाठशाला या दीक्षा पोर्टल बनाए हैं, याद रखना है। इंसान के समग्र विकास पर ध्यान, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम केवल शैक्षणिक नहीं बल्कि सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक मूल्यों पर भी जोर देता है। तो ये एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ प्रमुख बातें हुई जो आपको याद रखना है। चलिए, नंबर 6 संस्थान की यदि हम बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, स्थापना 1929 में हुई, मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत में कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार के लिए प्रमुख संस्था है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह संगठन कृषि मंत्रालय, है ना, वर्तमान कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान भारत के, तो कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है और भारत में कृषि उत्पादकता और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए, अब इसकी स्थापना से संबंधित कुछ बातें देखें तो ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसे पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कहा जाता था। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदलकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कर दिया गया। यह राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा है। ठीक है, अगर हम इसके उद्देश्यों पर जाएं कि आखिर में इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और इन तीनों से संबंधित जो क्षेत्र हैं उनमें अनुसंधान करना, मतलब रिसर्च करना और उससे संबंधित शिक्षा को बढ़ावा देना। किसानों को नई तकनीकों और जानकारी उपलब्ध करवाना, जैसे ड्रिप सिंचाई हो गई, है ना, इस प्रकार की नई नई तकनीकें आती हैं तो जो किसानों को उपलब्ध करवाना। खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इनोवेशन करना, नवाचार करना। जैव प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि का विकास करना, ये कुछ इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं। अगर हम इसकी संरचना और कार्य की बात करें तो इसके अंतर्गत 113 संस्थान आते हैं, जिनमें 113 संस्थान आते हैं और 75 कृषि विश्वविद्यालय जो हैं ICAR के अंतर्गत आते हैं। इसमें 4 मुख्य विभाग जो हैं वो शामिल हैं। ठीक है, ICAR से रिलेटेड और बात करें तो 4 मुख्य विभाग हैं, फसल विज्ञान, पशुधन विज्ञान, मत्स्य विज्ञान, कृषि शिक्षा और प्रशिक्षण। अगर हम इसकी प्रमुख उपलब्धियां देखें इस संस्थान की, तो इस संस्थान की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है हरित क्रांति। आप सब जानते हैं हरित क्रांति ने भारत की दिशा और दशा दोनों बदली, क्योंकि भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना। तो हरित क्रांति में इसका योगदान है, श्वेत क्रांति में इसका योगदान है, नीली क्रांति में योगदान है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि हम और भी योगदानों की या उपलब्धियों की बात करें तो और भी उपलब्धियां जैसे संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी, कृषि यांत्रिकरण, बायोटेक्नोलॉजी, है ना, ये सारी चीजें जो हैं इसकी प्रमुख उपलब्धियां हैं। अगर इसके अंतर्गत हम कुछ प्रमुख संस्थानों की बात करें तो प्रमुख संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI नई दिल्ली में है। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। उसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान जो कि मुंबई में है। तो कुछ ये ऐसे प्रमुख संस्थान हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट जो हमारा संस्थान है वह है राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी NASI। ठीक है,
हाँ चलिए सब सही है। चलिए तो NASI, तो NASI की यदि हम बात करें, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस है ना, NAS की बात करें तो स्थापना 1930 में हुई। मुख्यालय है इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज बन चुका है, प्रयागराज नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में यह है। भारत की सबसे पुरानी यह विज्ञान अकादमी है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान, ज्ञान के प्रसार और विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के समर्पित है। NSI का उद्देश्य भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में सहायता करना और इसे समाज कल्याण के लिए उपयोगी बनाना है। ठीक है, अगर इसकी स्थापना का उद्देश्य देखें तो देखो, स्थापना 1930 में हुई। संस्थापक प्रोफेसर मेघनाथ साहा, जो भारत के प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक थे। मुख्यालय प्रयागराज में है। NASI की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत में विज्ञान को बढ़ावा देना और वैज्ञानिकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना। ये जरूर आप ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है। अगर हम इसके प्रमुख कार्य देखें तो इसके प्रमुख कार्य है अनुसंधान करना, है ना, रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना, विज्ञान का प्रसार करना। ठीक है, उसके अलावा विज्ञान के क्षेत्र में कुछ पुरस्कार और सम्मानों को भी ये प्रदान करता है। ठीक है, युवाओं को, वैज्ञानिकों को सम्मान प्रदान करना, शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह देना, ये सारे काम। पर्यावरण और स्वास्थ्य से संबंधित कार्य करना, जैसे स्वच्छ गंगा परियोजना में इसका योगदान है। नीतियों के सलाहकार के रूप में भी यह संस्थान जो है वो कार्य करता है, नीति बनाने में भी यह सलाह देता है। अगर हम इसकी कुछ प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो राष्ट्रीय वैज्ञानिक विकास, NSI ने भारत में विज्ञान के विकास के लिए कई पहल की है। वैज्ञानिक समुदाय का निर्माण इसकी उपलब्धि है। पर्यावरण संरक्षण में इसने काफी सारे काम किए हैं। वैश्विक सहभागिता में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठनों के साथ इसका सहयोग है। ये इसके प्रमुख उपलब्धियां हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 8वां नंबर का जो हमारा संस्थान है वह है केंद्रीय भौतिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान। और भौतिकी का नाम सुनकर CV रमन का नाम तो दिमाग में आ ही जाता है, तो बिल्कुल CV रमन ने ही इसे स्थापित किया था। चलिए, तो स्थापना 1948 में, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। भारत का एक प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है जो भौतिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार के लिए समर्पित है। इसे भारतीय भौतिक वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर CV रमन ने स्थापित किया था। ये आपको याद रखना है कि भाई CV रमन द्वारा इसे स्थापित किया गया था। स्थापना 1948, संस्थापक डॉक्टर CV रमन, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। यह संस्थान डॉक्टर रमन की भौतिकी के प्रति गहरी रुचि और भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने की दृष्टि का परिणाम है, उसके लिए इसे स्थापित किया गया था। उपलब्धियों की बात करें यदि हम इस संस्थान की, तो वैज्ञानिक अनुसंधान में ये योगदान देता है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर CV रमन ने इसका नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में यहाँ कई सारे शोध हुए। शोध में वैश्विक मान्यता है। ठीक है, वैज्ञानिक उपकरणों का यहाँ पर विकास किया गया। ठीक है, अगर हम सहयोग और भागीदारी की बात करें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और अन्य संस्थानों के साथ ये सहयोग करता है। MIT, है ना, कैलटेक और CERN जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ जो है इसकी साझेदारी है। शोध छात्र कार्यक्रम, युवा शोधकर्ताओं को PhD और पोस्ट डॉक्टरल अवसर ये प्रदान करता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ये कितना महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट हम संस्थान की बात करें तो वह है उच्च ऊर्जा भौतिकी प्रयोगशाला, TIFR। ठीक है, स्थापना 1945 में, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र। भारत का एक प्रमुख वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थान है जो उच्च ऊर्जा भौतिकी, खगोल भौतिकी, गणित और जीव विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मूलभूत अनुसंधान के लिए समर्पित है। इसे टाटा ट्रस्ट और भारत सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, छोटे छोटे संस्थान हैं तो इनके विषय में हम फटाफट थोड़ी प्रमुख जानकारियां ले लेते हैं। स्थापना 1 जून 1945, संस्थापक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। यह संस्थान भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी अगर हम कुछ उपलब्धियां देखें तो भौतिकी में इसके योगदान की यदि हम बात करें तो TIFR ने कण भौतिकी, अणु विज्ञान, है ना, जो कण फिजिक्स है और एटम फिजिक्स, जो कण भौतिकी है और उच्च ऊर्जा भौतिकी में महत्वपूर्ण इसने खोजें की हैं। खगोल भौतिकी, पुणे के पास स्थित GMRT, ज्वाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप का इसने विकास किया। वैज्ञानिक शिक्षा, युवा
वैज्ञानिकों और छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए और परमाणु अनुसंधान में भी इस संस्थान की प्रमुख भूमिका है। ठीक है, तो ये सारे चीजें आपको यहाँ पर याद रखना है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एक और प्रमुख संस्थान की, जिसका नाम है एनआईटी, है ना। आईआईटी के बाद जनरली हम बोलते हैं ना एनआईटी, आईआईटी और उससे छोटा संस्थान एनआईटी। तो अब हम बात करें एनआईटी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, और आईआईटी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्थापना हुई 2002 में, मुख्यालय विभिन्न राज्यों में, मुख्यालय जो है वो विभिन्न राज्यों में है। ठीक है, भारत के प्रमुख तकनीकी संस्थानों का एक नेटवर्क है जो इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और विज्ञान में उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए समर्पित है। ये संस्थान राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है और भारत में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए इसके स्थापना और इतिहास की बात करते हैं। तो इस शुरुआत 1959, पहला संस्थान मतलब पहला जो एनआईटी बना वो वारंगल में, वारंगल आंध्र प्रदेश में है। मूल नाम क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज इसका मूल नाम था, आगे चलकर इसको एनआईटी के रूप में अपग्रेड किया गया। पुनर्गठन 2002 में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से इसको अपग्रेड किया गया एनआईटी के रूप में। ठीक है, कुल संख्या वर्तमान में भारत में 31 एनआईटी है। ठीक है, वर्तमान में संख्या है 31। चलिए कुछ संस्थानों की यदि हम सूची देखें तो एनआईटी वारंगल जो कि पहला था, एनआईटी त्रिची भारत का शीर्ष एनआईटी है, ये एनआईटी राउरकेला, एनआईटी कर्नाटक, ठीक है, जहां पर प्रमुख समुद्री इंजीनियरिंग विज्ञान संस्थान है, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी कालीकट, एनआईटी पटना, एनआईटी सिलचर, एनआईटी श्रीनगर, इस प्रकार से कई सारे एनआईटीज जो हैं वो भारत में स्थापित हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सीडेक, स्थापना 1988 में हुई, मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र। भारत सरकार का एक प्रमुख अनुसंधान और विकास संस्थान है जो कि उन्नत कंप्यूटिंग और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करता है। यह संस्थान उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC, सॉफ्टवेयर विकास और विभिन्न तकनीकी समाधानों के लिए जाना जाता है। अगर हम इसकी स्थापना और इतिहास की बात करें स्टूडेंट, तो स्थापना 1988 में, स्थापना भारत में सुपर कंप्यूटिंग क्षमताओं का विकास करना, अमेरिका द्वारा सुपर कंप्यूटर तकनीक निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत में स्वदेशी तकनीकी का विकास हुआ। मतलब आप यूं समझ सकते हो कि अमेरिका ने सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बनाया, अब अमेरिका ने जब भारत को सुपर कंप्यूटर देना, मतलब सुपर कंप्यूटर देना बंद कर दिया, आप यूं समझे कि अमेरिका ने एक प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया सुपर कंप्यूटर के निर्यात पर, कि अमेरिका अब सुपर कंप्यूटर नहीं देगा किसी को, क्योंकि अगर कोई चीज आपको फायदा दे रही है तो आप यही चाहेंगे ना कि भाई उससे कोई और फायदा ना उठाए। आपके पास कोई ऐसी शक्ल का बुम बुम की पेंसिल है तो आप ऐसे लोगों को बांटते थोड़ी फिरोगे, आप खुद ही उसका यूज करोगे। तो एक प्रकार से ये भी सुपर कंप्यूटर भी उस समय एक प्रकार से शक्ल का बुम बुम की पेंसिल ही थी, है ना, इस प्रकार की गणनाएं करता था। तो अमेरिका ने जब देने से मना किया तो भारत ने कहा कि ठीक है अब हम हमारा खुद का बनाएंगे, है ना, मत दो, अब हम खुद तैयार करेंगे, है ना। तो ये संस्थान एक प्रकार से उसी के लिए बना था, है ना। और इसके जो संस्थापक थे वो थे डॉक्टर विजय भटकर, जिसे भारत में सुपर कंप्यूटर का योजना का अग्रदूत कहा जाता है ना। सुपर कंप्यूटर में इनका बहुत बड़ा योगदान है। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र, यह भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है, तो इस संस्थान ने भारत में सुपर कंप्यूटर बनाया। ठीक है, उद्देश्य की बात अगर हम करें, इसका उद्देश्य देखें तो भारत को सूचना प्रौद्योगिकी और उन्नत कंप्यूटिंग में आत्मनिर्भर बनाना, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग समाधानों का विकास करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी चुनौतियों के अभिनव समाधान प्रदान करना, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से तकनीकी कौशल बढ़ाना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो सुपर कंप्यूटिंग, जैसे परम सुपर कंप्यूटर जो कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 1991 में हमने विकसित किया, 1991 में हमने विकसित किया। इसके बाद परम सीरीज में कई सारे कंप्यूटर बनाए गए, है ना। परम सिद्धि जो भी मैंने आपको कंप्यूटर की क्लास में पढ़ाया था कि दुनिया का सबसे तेज जो भारत में जो कंप्यूटर है वो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि AI।
दुनिया के शीर्ष 500 कंप्यूटर में ये शामिल भी हैं। ठीक है, तो 1988 में हमने सीडेक की स्थापना की और मात्र 3 साल बाद हमने हमारा खुद का सुपर कंप्यूटर बना लिया कि भाई अमेरिका मत दो सुपर कंप्यूटर, नहीं चाहिए, हम हमारा खुद का बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसकी उपलब्धियों की, तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन इसकी उपलब्धि है। मल्टीमीडिया और भाषा प्रौद्योगिकी में काम किया, साइबर सुरक्षा में ये काम करता है। ठीक है, ई गवर्नेंस में इसका योगदान है, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी में इसका योगदान है, डिजिटल फॉरेंसिक में इसका योगदान है। वहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका या इसका हम महत्वपूर्ण योगदान कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करें एआई आधारित उत्पाद और सेवाएं में स्वचालित डेटा प्रसंस्करण के लिए अभिनव समाधान, ये इसके प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं। प्रमुख केंद्र, सीडेक के भारत में कई केंद्र हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास का कार्य करते हैं, जैसे कि सीडेक पुणे, सीडेक बेंगलुरु, सीडेक हैदराबाद, सीडेक मोहाली, सीडेक नोएडा। अब ये सब केंद्र अलग अलग सब्जेक्ट पर काम करते हैं। जैसे सीडेक पुणे सुपर कंप्यूटिंग पर काम करता है, सीडेक बेंगलुरु साइबर सुरक्षा पर काम करता है, सीडेक हैदराबाद ई गवर्नेंस पर काम करता है, सीडेक मोहाली स्वास्थ्य और चिकित्सा टेक्नोलॉजी पर काम करता है, सीडेक नोएडा ये मल्टीमीडिया और भाषा प्रौद्योगिकी पर काम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला जो संस्थान है वैज्ञानिक संस्थान वह है NIOS। ठीक है, NIOS भारतीय राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई 1966 में, मुख्यालय है गोवा में। इसे आमतौर पर है ना, इसे आमतौर पर NIO के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रमुख अनुसंधान संस्थान है जो महासागरीय विज्ञान और उससे संबंधित विषयों में अनुसंधान और अध्ययन के लिए समर्पित है। ठीक है, स्थापना और इतिहास, 1 जनवरी 1966 को स्थापना हुई। स्थापना का उद्देश्य भारत के समुद्री संसाधनों और महासागरीय प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना, एक प्रकार से ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाना। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है वो भी बताऊंगा। ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। संचालन, यह संस्थान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अधीन आता है ना, CSIR के अधीन यह आता है। मुख्यालय है डोना पाउला पणजी गोवा में। NIO का भारत के 4 तटीय क्षेत्रों में अनुसंधान केंद्र हैं, गोवा, मुंबई, कोची और विशाखापट्टनम। अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें तो उद्देश्यों में शामिल है महासागरों के भौतिक, रासायनिक, जैविक और भूगर्भीय पहलुओं का अध्ययन, समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग और संरक्षण के लिए रिसर्च, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरणीय परिवर्तनों का मूल्यांकन, भारतीय महासागरों के भूगर्भीय विकास का अध्ययन, तटीय क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये सारे इसके उद्देश्यों में शामिल हैं। अनुसंधान जहाज, NIO के पास आधुनिक अनुसंधान जहाज है जिससे रिसर्च करता है। ठीक है, जिसके नाम है RV सिंधु संकल्प और RV सिंधु साधना। तो RV सिंधु संकल्प और RV सिंधु साधना ये दोनों ही एक तरह से अनुसंधान जहाज है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी भविष्य की योजनाओं पर बात करें तो ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी मतलब महासागर से जो उत्पाद मिलते हैं उनसे जो हमारी इकोनॉमी को पुशअप मिलता है, तो वो उसे जनरली हम ब्लू इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा, गहरे समुद्री अनुसंधान, मौसम और जलवायु के पूर्वानुमान, ये सारे इसके उद्देश्यों में जो हैं वो शामिल हैं। ठीक है, नवीनतम तकनीकों का विकास करना, ये सारा ही इसका उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय DST। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए जिम्मेदार एक प्रमुख मंत्रालय है। ठीक है, इसकी स्थापना विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश की समग्र प्रगति को बढ़ावा देने के लिए की गई। स्थापना मई 1971। उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देना,
विज्ञान को राष्ट्रीय विकास और समाज कल्याण से जोड़ना, वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार के लिए नीतियां और कार्यक्रम तैयार करना। ठीक है, प्रमुख योजनाएं और पहल की बात करें, है ना, तो इसकी एक योजना है इंस्पायर कार्यक्रम, जैसे इंस्पायर कार्यक्रम इनोवेटिव इन साइंस प्यूरसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। ठीक है, तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है इंस्पायर कार्यक्रम का फुल फॉर्म या ये किसने लॉन्च किया। ठीक है, तो छात्रों और युवाओं को विज्ञान में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करना। एक और हम बात करें तो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग करता है। राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन, है ना, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ग्रामीण और पारंपरिक नवाचारों को प्रोत्साहित करना। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करना। जलवायु परिवर्तन अनुसंधान, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास योजना। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इसमें शामिल हैं। विज्ञान महोत्सव और एक्सपो, है ना, ये सारी चीजें। ठीक है, अगर हम इसके अधीनस्थ संगठन की बात करें जो इसके अधीन आते हैं, तो इसके अधीन जो संगठन है जैसे कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, है ना, फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। ठीक है, उसके अलावा विज्ञान प्रसार, उसके अलावा नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन। ठीक है, और भी यदि हम संस्थानों की बात करें तो उनमें हमें नाम मिलता है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं आपको याद रखना है। ठीक है, नई सामग्री और प्रौद्योगिकी में ये अनुसंधान करता है। चलिए नेक्स्ट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों में से ये एक है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा स्थापित किया गया था। यह केंद्र भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना 1963 में, मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम केरल में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इतनी देर हो गई एक तरीके से इनको बोलते बोलते, तो कुछ शब्द मुंह से सही से नहीं भी निकल रहे हैं, तो थोड़ा आप उसको मैनेज करना। ठीक है, नाम, यह केंद्र महान भारतीय वैज्ञानिक और अंतरिक्ष विज्ञानी डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी थी। मुख्य उद्देश्य, VSSC का मुख्य उद्देश्य रॉकेट और उपग्रह प्रक्षेपण यांत्रिकी का विकास करना है। यह केंद्र इसरो के रॉकेट और प्रक्षेपण यानों के लिए अत्याधुनिक तकनीकी शोध और विकास का कार्य करता है। VSSC अंतरिक्ष मिशनों में प्रयुक्त रॉकेटों, उपग्रहों और अन्य प्रणालियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर हम कुछ इसकी उपलब्धियां देखें महत्वपूर्ण, तो रॉकेट का इसने विकास किया, है ना, रॉकेटों का विकास। VSSC ने भारत के पहले रॉकेट अग्नि और रोहिणी सीरीज के रॉकेटों का विकास किया। इन रॉकेटों का उपयोग उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। SLV जो हमने इसरो में देखा था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान जो 1980 में आर्यभट्ट उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने में सफल रहा। यह भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह था। ASLV, ठीक है, ASLV यह SLV का उन्नत संस्करण था जिसका उद्योग अधिक पेलोड भेजने के लिए रॉकेट की क्षमता को बढ़ाना था। ठीक है, उसके अलावा यदि हम बात करें तो भारत के रॉकेट कार्यक्रम का नेतृत्व इसने किया, है ना, PSLV जिसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अंतरिक्ष अनुसंधानों में यह संस्थान काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो VSSC ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए कई महत्वपूर्ण उपग्रहों और मिशनों का विकास किया, जैसे रोहिणी, इनसेट, जीसेट, IRNSS जैसी श्रृंखलाएं शामिल हैं। संस्थान ने अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले रॉकेटों और उपग्रह के लिए परीक्षण सुविधाओं का भी विकास किया। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, VSSC ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ भी सहयोग किया है, जैसे कि नासा और ईसा, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को मान्यता मिली। वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास, VSSC ने वैज्ञानिकों और इंजीनियरिंगों की एक टीम रॉकेट प्रणालियों के सुधार, नए प्रकार के प्रक्षेपण यानों के विकास और
अंतरिक्ष में प्रयोगों के लिए नई तकनीकों पर काम कर रही हैं। केंद्र में उच्च तकनीकी शोध किए जाते हैं जो रॉकेट प्रणालियों, प्रक्षेपण यानों और अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े अन्य क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि कितना महत्व है इसका भारत के अंतरिक्ष के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे हम BARC के नाम से जानते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान संस्थान है। यह भारत में परमाणु ऊर्जा और संबंधित तकनीकों के अनुसंधान, विकास और अनुप्रयोग के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय मुंबई के पास ट्राम्बे में स्थित है। स्थापना, बार्क की स्थापना 1954 में भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में हुई। इसे पहले एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्राम्बे कहा जाता था। 1966 में डॉक्टर भाभा की मृत्यु के बाद इसका नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया। इसके उद्देश्य की यदि हम बात करें, इसका यदि हम उद्देश्य देखें तो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का अनुसंधान और विकास करना, ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु रिएक्टरों का विकास करना, परमाणु ईंधन चक्र का मैनेजमेंट प्रबंधन करना, रेडियो आइसोटोप और विकिरण प्रौद्योगिकी का औद्योगिक, चिकित्सा और कृषि क्षेत्रों में उपयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सामरिक अनुसंधान करना, उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं का निर्माण करना, ये इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं। अगर हम इसकी उपलब्धियों की बात करें तो ऊर्जा उत्पादन में इसका योगदान है। ठीक है, परमाणु रिएक्टरों का डिजाइन, उनका संचालन, जैसे तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र और कुडनकुलम संयंत्र इसकी प्रमुख उपलब्धियां हैं। एग्रो रेडियोलॉजी, फसल सुधार और कीट नियंत्रण के लिए विकिरण प्रौद्योगिकी का उपयोग, स्वदेशी रिएक्टर डिजाइन, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा 1956 में बना था और उन्नत भारी जल रिएक्टर का इसने विकास किया, जो कि इसकी उपलब्धियों में शामिल है। सैनिक कार्यक्रम, कैंसर चिकित्सा, समुद्री जल का मीठा करना, ये सारी चीजें जो हैं इसकी उपलब्धियां या इसकी योजनाओं में शामिल हैं। अगर हम इसके अनुसंधान केंद्र को देखें तो बार्क विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और उत्पादन के लिए केंद्र चलाता है। कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अनुसंधान है। तारापुर में ईंधन उत्पादन और पुनः प्रसंस्करण का केंद्र है। हैदराबाद में विशेष सामग्रियों का वहां पर विकास किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ प्रमुख केंद्र हैं जो आपको देखना है। इसकी भविष्य की योजनाओं की बात करें तो उन्नत भारी जल रिएक्टर का व्यवसायीकरण करना, मतलब उसको मार्केट में बेचना, भारत के थोरियम आधारित रिएक्टर के विकास में तेजी लाना, क्वांटम टेक्नोलॉजी और सुपर कंडक्टिविटी में अनुसंधान करना, अधिक स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास और आत्मनिर्भरता, पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए ग्रीन एनर्जी के समाधानों का विकास, ये इसकी प्रमुख उपलब्धियां हैं, भविष्य की योजनाओं में शामिल है। अब आता है अगला संगठन जिसका नाम है DRDO। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख संगठन है जो भारतीय सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक रक्षा तकनीक और प्रणालियों का विकास करता है। DRDO की स्थापना, है ना, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, 1958 में हुई थी। यह विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास का कार्य करता है, जैसे मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक, नौसेना प्रणाली, लड़ाकू विमान, आर्टिलरी गन और अन्य उन्नत तकनीकें इसकी योजनाओं में शामिल हैं। DRDO के यदि हम मुख्य बिंदु देखें तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में 1958 में स्थापित हुआ था। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं कार्य करने के, प्रमुख क्षेत्रों में ये मिसाइल प्रणाली पर काम करता है ना, जैसे अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, ब्रह्मोस और अन्य मिसाइलों का इसने विकास किया। विमानन, हल्का लड़ाकू विमान, तेजस और मानव रहित विमान UAV ये बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार, एडवांस रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम ये तैयार करता है। टैंक और भूमि प्रणालियां ये बनाता है, जैसे अर्जुन टैंक इसने डेवलप किया। नौसेना प्रणालियां जैसे टॉर्पीडो, सोनार सिस्टम और अन्य नौसेना उपकरण ये तैयार करता है। इसकी प्रमुख परियोजनाएं एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, एडवांस टोवर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, अस्त्र मिसाइल, ठीक है, ये सारी जो है इसकी प्रमुख योजनाएं हैं। अगर हम इसके विषय में और फैक्ट्स देखें DRDO के विषय में
तो अनुसंधान सुविधाएं, डीआरडीओ के पास पूरे भारत में 50 से अधिक प्रयोगशालाएं हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखती हैं। सहयोग, घरेलू उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों और विदेशी एजेंसियों के साथ सहयोग करके रक्षा प्रौद्योगिकी को ये उन्नत करता है। मतलब डीआरडीओ का प्रमुख उद्देश्य जो है भारत के रक्षा डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना, भारत के डिफेंस के लिए शस्त्र तैयार करना। एक प्रकार से आप यूं बोल सकते हो कि हमारे भारत के लिए शस्त्र बनाने की कंपनी है, फैक्ट्री है, जहां पर भारत के लिए शस्त्र बनते हैं। चलिए, इसकी अगर हम हाल ही की उपलब्धियों की बात करें 2023 तक की, तो हाइपरसोनिक हथियारों के इसने सफल परीक्षण किए, स्वायत्त मानव रहित युद्धक हवाई वाहन का इसने विकास किया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा में इसने काफी प्रगति की, एडवांस मध्यम रेंज मिसाइल प्रणाली को इसने डेवलप किया। तो ये कुछ इसकी प्रमुख जो है उपलब्धियां हैं, ठीक है, वर्तमान 2023 तक इसने। हालांकि डीआरडीओ की उपलब्धियों को हम क्या देखें, इतनी सारी इसकी उपलब्धियां हैं, लेकिन कुछ प्रमुख उपलब्धियों को यहाँ पर हमने देखा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ प्रमुख संस्थान हुए। अब देखो, और इसके अतिरिक्त भी भारत में और भी कई सारे संस्थान हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि बस ये इतने ही वैज्ञानिक संस्थान हैं। इन संस्थानों के अलावा भी भारत में बहुत सारे संस्थान हैं, जैसे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको हम CSIR के नाम से जानते हैं, है ना, जिसे हम CSIR के नाम से जानते हैं। तो ऐसे और भी कई सारे भारत में वैज्ञानिक संस्थान हैं। तो उन सारे संस्थानों की एक लिस्ट मैं आपको नोट्स में दे दूंगा। उनमें आप सिर्फ उन संस्थानों का फुल फॉर्म, उन संस्थानों की स्थापना और उनका मुख्यालय, बस आप इतना उसमें पढ़ लेना, ठीक है। बाकी जितने भी प्रमुख थे, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी लिखा है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां, तो जितने भी प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान थे वो सारे हमने यहाँ पर देखे, वो सारे हमने यहाँ पर डिस्कस किए, उनकी उपलब्धियों को भी देखा, उनके आने वाली भविष्य की योजनाओं को भी देखा। तो मुझे पक्का विश्वास है, भरोसा है कि इतना यदि आप पढ़कर परीक्षा में जाएंगे तो एग्जाम में आपका मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन जो है आपका वो गलत होगा। यहीं से आपको प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में विज्ञान के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड डे, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।